हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक खान अकेडमी में। और मैं पिछली वीडियो में बिंदुसार को डिस्कस कर चुका हूँ और अशोक को भी डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहली वीडियो में। तो आज हम मौर्यकालीन की जो कुछ बातें हैं, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था हुई, वास्तुकला हुई, उसमें सेना कितनी थी, इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया है। यानी कि जो कौटिल्य हैं, इन्होंने 7 अंग दिए। क्या दिए? पहला था राजा। राजा यानी इसे सिर कहा गया। अमात्य, जो आप जानते हैं अधिकारी होता है, इसे आंख कहा गया। जनपद, जिसे जंघा कहा गया। दुर्ग, दुर्ग जिसे बाह कहा गया। कोश, जिसे मुख कहा जाता है। और दंड, बल और सेना, जिन्हें मस्तिष्क कहा गया। और आखिरी में मित्र, जिसे कान कहा गया है। इन 7 वर्गों में विभक्त किया था कौटिल्य ने। ठीक है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। तो सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। उसमें 12 या 16 या फिर 20 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है। आगे बात करें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो जो थी वो ग्राम थी। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। ठीक है। और 10 ग्रामों को मिला के, जो 10 ग्रामों को मिला के एक गोप था। क्या था? गोप। ये प्रशासन की एक जिसे इसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहा गया, गोप को। ठीक है। आगे बात करें हम तो मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। मेगस्थनीज ने क्या कहा? मेगस्थनीज, ये डाल लीजिएगा, मेगस्थनीज ने क्या कहा है कि जो नगर का प्रशासन था वो 30 सदस्यों की एक मंडल हुआ करता था। वो करता था, इसमें 6 समितियां हुआ करती थी। ठीक है। जो कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। 6 समितियां हुआ करती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है। प्रत्येक में 5 सदस्य हुआ करते थे। अब बात करें कि मेगस्थनीज ने जो मार्ग निर्माण अधिकारी है ना, मार्ग निर्माण जो अधिकारी होते हैं, मेगस्थनीज ने उन्हें एग्रोनोमाई नाम करके संबोधित किया है। क्या कहा है? एग्रोनोमाई। ठीक है। किसने? मेगस्थनीज ने। ये याद रखना। और तो मेगस्थनीज ने सेना का जो रखरखाव, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का जो रखरखाव है वो 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। तो किसके अनुसार? मेगस्थनीज के अनुसार जो सेना का रखरखाव है, सेना का रखरखाव वो कौन करते थे? वो करते थे 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। तो क्या करती थी? 5 सदस्य 6 समितियां थी, वो इसका रखरखाव करती थी। ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग अमात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मौर्य साम्राज्य में जो गुप्त विभाग था उसे महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। जैसे कि आप माने महामात्य यानी अधिकारियों से भी उच्च महामात्य सर्प नामक जो था वो गुप्तचर विभाग को संभालता था। क्या संभालता था ये? गुप्तचर विभाग। ठीक है। अब आगे बात करें कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में। ठीक है। किसमें? अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर है उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है गूढ़ पुरुष। ठीक है। और जो भ्रमण करके
गुप्तचर का काम करते हैं ना, उसे संचार, जो भ्रमण करके करते थे, यानी भ्रमण करके गुप्तचर करने वाले वो कहलाते थे क्या, संचार। और जो एक ही स्थान पर रहते थे, एक ही स्थान पर रहकर जो गुप्तचर का काम करते थे वो कहलाते थे क्या, वो कहलाते थे संस्था। ठीक है, संस्था। अब बात करें कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजोग कहा जाता था। किसके समय, अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश थे उनको राजोग कहा जाता था। तो राजोग किसको कहा गया है, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, अब आगे बात करें तो अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तराधिकारी तीर्थ, यानी जो अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तराधिकारी होता था उसे तीर्थ नाम करके उपाधि दी गई है। जो उच्चाधिकारी होते थे, जो उच्चाधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा गया है, उन्हें कहा गया है तीर्थ, तीर्थ। ठीक है, तीर्थ को महामात्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महामात्र। और तीर्थों की संख्या 18 बताई गई। ठीक है, ये याद रख लेना, तीर्थों की संख्या 18 बताई गई है। और जो सेना का नेतृत्व करता था उस मौर्यकालीन में, सेना का जो नेतृत्व करता था उसे कहा जाता था नायक। ठीक है, सेना का नेतृत्व करने वाला, सेना का नेतृत्व करने वाला। ठीक है, अब बात करके अर्थशास्त्र के अनुसार दो तरह के न्यायालयों की चर्चा करी गई है अर्थशास्त्र के अनुसार। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार दो न्यायालयों की चर्चा की गई है। वो कौन से हैं, पहला है धर्मस्थीय, धर्मस्थीय। ठीक है, पहला है धर्मस्थीय और दूसरा है कंटक शोधन। अब इस धर्मस्थीय में क्या क्या कौन से केस लिए जाएंगे, दीवानी वाले। ठीक है, तलाक हुए में जो घर के मामले होते हैं वो दीवानी मामले धर्मस्थीय में लिए जाएंगे। जो फौजदारी मामले हैं, जिन्हें हत्या हुई, मारपीट हुई, वो कंटक शोधन में लिए जाएंगे। ठीक है, फौजदारी मामले। अब बात करें कि जो अर्थशास्त्र के अनुसार हम जो आप पुलिस कहते हैं ना, जैसे पुलिस, अर्थशास्त्र के अनुसार उन्हें रक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रक्षण। ये कौन होते हैं, ये अर्थशास्त्र के अनुसार पुलिस है। क्या है, पुलिस। ठीक है, और अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांत थे जिन्हें चक्र कहा जाता है। यानी कि अशोक से पहले 4 थे और अशोक के समय में 5 प्रांतों की चर्चा की गई जिन्हें चक्र कहा जाता है। और 5 प्रांतों को जो चलाता था, यानी जिनका जो प्रशासक था, उन्हें कुमार या फिर आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, राष्ट्रिक। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया गया। मेगस्थनीज ने जो भारतीय जो वो है समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था। वो कौन सी थी, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद। तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था। वो कौन सी थी, तो बात करें तो दार्शनिक, दूसरा है किसान, किसानों की संख्या सबसे अधिक बताई गई है उसमें, अहीर, कारीगर या फिर शिल्पीकार। ठीक है, शिल्पी। 5वां है सैनिक, 6वां है निरीक्षक और 7वां है सभासद। अब एक रूपा जीवा नाम करके एक शब्द हुआ करता है, रूपा जीवा। तो वो किसके लिए है, रूपा जीवा। तो जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी स्त्रियां, उनको रूपा जीवा कहा जाता है। जो वेश्यावृत्ति करती थी स्वतंत्र रूप से, उन्हें रूपा जीवा कहा गया। ठीक है,
कौटिल्य के अनुसार मोक्ष शब्द को तलाक के लिए प्रयुक्त किया है, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार जो मोक्ष शब्द है, मोक्ष किसके लिए? तलाक के लिए। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। अब जो देव की मूर्तियां बनाते थे ना, देव की मूर्तियां यानी देवताओं की मूर्तियां बनाने वालों को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था देवताकाश। देवों की मूर्ति बनाने वाला। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जो जहाँ सरकारी भूमि होती थी यानी राज्य भूमि होती थी उसको हम सीता भूमि कहा जाता था। क्या कहते थे उस समय में? सीता भूमि किसे कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता जो राजकीय भूमि हुआ करती थी, ठीक है। और जो सीता भूमि का जो प्रधान अधिकारी होता था, व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी जो होता था, उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। सीताध्यक्ष, ठीक है। और जो एक भूमि का नाम था अदेव मात्रक। अदेव मात्रक जो थी भूमि, वो बिना वर्षा के जो अच्छी खेती देती थी, करके देती थी ना, उसे अदेव मात्रक भूमि कहा जाता था, ठीक है। तो क्या कहा जाता था? अदेव मात्रक, जिस पर बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी, ठीक है। और चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक भूमि भूस्वामी को कहा जाता था और उपवास काश्तकार को कहा जाता था, ठीक है। तो क्षेत्रक किसे कहते थे? क्षेत्रक वो होते थे जो भूस्वामी यानी कि जो मालिक होते थे भूमि के, ठीक है, स्वामी। और जो उपवास था, उपवास वो कौन थे? वो थे काश्तकार। किसके अनुसार? चाणक्य के अनुसार। मौर्य की राजकीय मुद्रा पण थी, ठीक है। मौर्य की जो मुद्रा थी वो कौन सी थी? मुद्रा पण। और जिसका परीक्षण करने वाला अधिकारी था वो था रूपदर्शक। कौन था? रूपदर्शक। अब एक यूनानी लेखक हुए प्लीनी नामक जो यूनानी लेखक थे, उनके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक और लगभग 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी बताए गए। 9,000 हाथी बताए गए, ठीक है। किसके अनुसार? प्लीनी के अनुसार। मौर्य काल में द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयोग होता था। तो अनाज मापने के लिए क्या प्रयोग करते थे? अनाज मापने के लिए द्रोण, ठीक है। अब बात करें कि मौर्यकालीन स्थापत्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं कि जो पहले वो इस्तेमाल करते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे अपनी चीज़ों को बनाने के लिए। तो बात करें पहले निर्माण कार्य में पत्थरों का इन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है। पत्थरों का इस्तेमाल किया। इन्होंने भवन निर्माण में लकड़ियों का भी विशेष प्रयोग किया है, यानी लकड़ियों का भी प्रयोग किया। इन्होंने लोह अयस्कों का सदा हुआ कार्य किया। लोह अयस्कों का। और चौथा चमकदार पॉलिश ओप नाम का प्रयोग किया, ठीक है। अब इनकी कुछ मूर्ति कला के उदाहरणों की बात करें, तो धौला में एक जो धौली है उड़ीसा, वहाँ का हाथी, ठीक है। दूसरी बात करें पारखम जो कि यूपी में है, 7 फीट की ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है, ठीक है। 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति,
दीपगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति। कहाँ से? दीदारगंज से, सॉरी, दीदारगंज से यानी पटना से यक्षिणी मूर्ति। और लोहानीपुर में दिगंबर की प्रतिमा। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का सफ़र। आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो अब अगली वीडियो ही बताएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।